तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले हिस्ट्री का 2 वीडियो लाया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, उसके बाद लाया मैंने पॉलिटी का 2 वीडियो जिसमें कि इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अब बारी है जियोग्राफी की, जिसमें कि ये पहली वीडियो है। तो इसमें भी हम 25 क्वेश्चन रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन। तो 2 वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उससे संबंधित सभी चीजों को देखेंगे, मतलब कि एनालिसिस करेंगे, जिससे कि जियोग्राफी का सारी चीजें कवर हो सके जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अगर पसंद आती है, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी लगती है, तो वीडियो को तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है। बताइए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, जिसका नाम है बैरन द्वीप, वो कहाँ पर है बताइए लोग। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है मिनिकोय। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आप सभी को पता होगा बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ध्यान रखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए अब सारी चीजें देख लीजिए इससे संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में स्थित भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें पहला रिकॉर्डेड विस्फोट 1787 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसमें विस्फोट कब हुआ था, तो 1787 में हुआ था। तो ऐसा इसको मान सकते हैं कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। उसके बाद देखिए द्वीप द्वीप की स्थिति, यह पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका कि नाम बदल दिया गया है, आप सभी को पता ही होगा। उसका नाम क्या रखा गया है, तो विजयपुरम, से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां से, तो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरा ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में ही नारकोंडम नामक का एक सुप्त ज्वालामुखी है। ये ध्यान रखिएगा, सुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी। ये भी कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में ही है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, बताइए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो देखिए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सैडल पीक, ध्यान रखिएगा सैडल पीक, और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहां पर है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। द्वीपों का विभाजन, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार समूह से प्रश्न आया है, तो उससे संबंधित सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूछ ही लेता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। लक्षद्वीप की बनावट, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह पूरी तरह से कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियों से बना है। क्वेश्चन पूछता है कि लक्षद्वीप की जो है कि संरचना कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी प्रवाल भित्तियों से बना है, यानी कि कोरल रीफ से बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेशों में से एक द्वीपीय क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा जो है कि द्वीपीय समूह है, द्वीपीय समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। गंगा नदी है या कृष्णा या फिर नर्मदा। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो आप सभी को बता दो ये नर्मदा नदी बहती है। ठीक ना, नर्मदा नदी बहती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, आप लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, चलो इसके बारे में अब सारी चीजें देख लो। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच एक गहरी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है, तो ये देखिए नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच में बहती है, और ये पश्चिम की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, उद्गम नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। और यहीं से एक और नदी निकलती है, आप सभी लोग को ध्यान होगा, सोन नदी भी यहीं से निकलती है। विशेषता,
यह नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि समुद्र में मिलने से पहले एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो आप सभी को बता दूं, प्रायद्वीपीय नदी जो है कि कुछ नदियां बनाती है क्या, तो कुछ नदियां बनाती है डेल्टा और कुछ नदियां बनाती है ज्वारनद मुख। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो बनाएगी डेल्टा, और जो नदी अरब सागर में गिरेगी, प्रायद्वीपीय नदी की मैं बात कर रहा हूं, वो सभी बनाएगी एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख। तो उसी प्रकार ये नर्मदा नदी जो है कि ज्वारनद मुख बनाती है। प्रसिद्ध जलप्रपात, जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कहां पर, तो जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात है। अन्य भ्रंश घाटी नदी तापी, तापी या ताप्ती और दामोदर नदियां भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ताप्ती और दामोदर नदियां भी भ्रंश घाटी से होकर ही बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, देखिए आ गया क्वेश्चन। तो अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी बनाएगी। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो सबसे बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये दोनों ही एस्चुरी बनाती है यानी कि ज्वारनद मुख बनाती है। प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसे क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है और इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कावेरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो पवित्रता के आधार पर, और इसको लंबाई के आधार पर दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि गाडविन आस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आप सभी को पता ही होगा, गाडविन आस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो बताना है कि यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है यानी कि किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन ए है लद्दाख श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या फिर पीर पंजाल श्रेणी। तो बताइए किस श्रेणी का हिस्सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। तो गाडविन आस्टीन जो सबसे ऊंची चोटी है भारत का, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब देख लीजिए K2 या गाडविन आस्टीन जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर है। ऊंचाई 8611 मीटर है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय श्रेणी पूछेगा तो क्या हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, और हिमालय का भाग पूछेगा तो ट्रांस हिमालय का ये हिस्सा है। और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह क्या है, तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए पूछेगा कि पूरी तरह से भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 8586 मीटर है, जो कि सिक्किम में है। पूरी तरह से भारत, देखिए K2 या गाडविन आस्टीन का क्या है, ये पीओके में है यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र जिस पर कि पाकिस्तान का अधिकार है। और क्योंकि वो क्षेत्र हम ही लोगों का है, उन चूतियों ने अधिकार करके रखा है, किसी न किसी दिन हम लोग उसको ले लेंगे। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि K2 या गाडविन आस्टीन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी के हिसाब से देखा जाए तो पूर्ण तरह से भारत का नियंत्रण में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है, जो कि सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ट्रांस हिमालय का हिस्सा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, जो मुख्य हिमालय में भी पुरानी है, मुख्य हिमालय से भी पुरानी है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ये तीनों किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब देखिए लद्दाख श्रेणी में स्थित राकापोसी दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। देखिए राकापोसी एक ऐसी चोटी है हिमालय का, हिमालय के भाग में है, जो कि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ध्यान रखिएगा, राकापोसी ये दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है और यह लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर और इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। उसके बाद देख लिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी पूछ लेगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन है, तो शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय कहा जाता है, जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है।
शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक श्रेणी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है, जिसे वहां पर सागर मत्था कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर मत्था कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो बताइए भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गुजरात। गुजरात का तट रेखा जो है कि सबसे लंबा है। अब देख लीजिए, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी लगभग 1214.7 किलोमीटर है। कितना है? 1214.7 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें कई क्रीक और खाड़ियां शामिल है। इसमें कई क्रीक और खाड़ियां शामिल है, जिससे ये सबसे लंबा बनता है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा, आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का तटरेखा दूसरा सबसे बड़ा तटरेखा है भारत में। तटीय राज्यों की संख्या, भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो कुल 9 तटीय राज्य है। कुछ इधर तो देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से आप लोग जानते होंगे। तो देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी जो है कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और ये पांचों जो है ये पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट, ठीक ना, पश्चिमी घाट में है ये पांचों। और ये जो 4 हैं ये पूर्वी घाट में है। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और ये टोटल 9 तटीय राज्य हैं भारत के। उसके बाद देख लीजिए, जो समुद्र तट से लगे हैं, कुल मुख्य भूमि की तटरेखा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। देखिए, मुख्य भूमि का, जैसे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का तट रेखा की टोटल लंबाई देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। अब पूरे द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार को और इधर लक्षद्वीप, इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल तट रेखा कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। तो स्थलीय सीमा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, देखिए, भारत अपनी सबसे लंबी थल सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। टोटल कितना? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। और देखिए, सबसे छोटा, भारत की सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। टोटल 106 किलोमीटर ही है। टोटल कितना है? तो 106 किलोमीटर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? पृथ्वी के किस परत को सियाल भी कहा जाता है? क्रस्ट, जिसे कि भूपटपट्टी भी कहा जाता है, मेंटल, कोर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि पृथ्वी का, देखिए, पृथ्वी का यही 3 परत है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग, मेंटल बीच वाला, और कोर जो है सबसे निचला भाग है। तो बताइए, सियाल के नाम से किसको जाना जाता है? क्रस्ट, मेंटल या फिर कोर को? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, क्रस्ट, यानी कि भूपटपट्टी को क्रस्ट कहा जाता है। अब देख लीजिए, एडवाई स्पेस के अनुसार पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट को सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। तो देखिए, सियाल कैसे कहा जाता है? तो जो ऊपरी क्रस्ट है पृथ्वी का, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, तो दोनों को ऐड करने के बाद ये बन जाता है सियाल। तो इस प्रकार से इसे सियाल भी कहा जाता है। अब देखिए, सीमा किसको कहा जाता है? तो मेंटल परत को सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम यानी कि Mg मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो देखिए, सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर सीमा बनता है। तो मेंटल में इन्हीं दो तत्वों की प्रधानता है। तो ध्यान रखिएगा, सीमा कहा जाता है मेंटल को।
सियाल कहा जाता है क्रस्ट को। अब देखिए नीफे, नीफे कहा जाता है किसको, तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग यानी कि कोर को नीफे कहा जाता है। सबसे आंतरिक भाग कोर को नीफे कहा जाता है, जो निचले, जो निकेल, निकेल और फेरस यानी कि लोहा से बना है। तो देखिए निकेल और एफी, निकेल के एनआई और एफी से मिलकर बना क्या, नीफे। तो इस प्रकार इसको नीफे भी कहा जाता है। सर्वाधिक आयतन, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% हिस्सा मेंटल परत में ही समाहित है। पृथ्वी में कुल आयतन का लगभग 84% हिस्सा किसमें समाहित है, तो मेंटल में, जो बीच वाला हिस्सा है ना, पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा, उसी में पृथ्वी का जो है कि 84% आयतन समाहित है। क्रस्ट की मोटाई, महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई अधिक लगभग 35 किलोमीटर और महासागरों में नीचे बहुत कम लगभग 5 किलोमीटर होती है। तो देखिए क्रस्ट पर कहीं क्या होता है, क्रस्ट पर जैसे कि मोटाई जहां पर होता है तो लगभग 35 किलोमीटर, लगभग 35 किलोमीटर। और महासागरों में, महासागर तो गहरा होगा, ठीक ना, महासागर गहरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पानी है, तो वहां पे इसका होता है लगभग कितनी, तो 5 ही किलोमीटर। इसकी जो है कि मोटाई कितना होगा, 5 किलोमीटर। उसका देखिए भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे सटीक पता भूकंपीय तरंगों के व्यवहार से पता चलता है। तो देखिए भूकंपीय तरंगों यानी कि भूकंपीय तरंग कौन है, तो पी है, एस है, एल है। तो इन लोगों के जो है कि गति कहाँ पे कैसे करते हैं, कहाँ तेज आते हैं, कहाँ धीमे आते हैं, और कहाँ ज्यादा क्षति करते हैं, तो इन्हीं भूकंपीय तरंग से पता चलता है क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता चलता है। उसके बाद देख लीजिए गुटेनबर्ग असमानता, ये क्या है, तो मेंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी यानी कि गुटेनबर्ग असमानता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेंटल और कोर के बीच की सीमा को, मेंटल और कोर, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला नहीं, बीच वाला मेंटल और नीचे वाला कोर, ये दोनों के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, तो गुटेनबर्ग असमानता कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए सौर मंडल की सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर इसका ध्यान रखिएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक में है, तो कई लोग सोचते हैं कि बुध ही सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे गर्म ग्रह ध्यान रखिएगा शुक्र हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है कि सूर्य के प्रकाश को ये अधिक अवशोषित करता है, जिस कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने वही बताया, सूर्य ग्रह से सबसे, शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ना होने के बावजूद भी सबसे गर्म है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। भोर और साँझ का तारा, शुक्र को अत्यधिक चमकदार होने के कारण भोर का तारा और साँझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को अत्यधिक चमकदार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, भोर का तारा और साँझ का तारा भी कहा जाता है। आकार और द्रव्यमान में समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। क्यों, तो आकार में समानता, ठीक ना, आकार और आयतन में समानता के कारण जो है कि इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। घूर्णन की दिशा, शुक्र और अरुण सौरमंडल के ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। देखिए बाकी सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक ना, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये शुक्र और अरुण जो है ये सबसे उल्टा है, ठीक ना, ये दोनों उल्टा काम करता है, और ये उल्टा घूमता है। कैसे घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। और देखिए उपग्रह विहीन ग्रह कौन सा है, तो बुध और शुक्र सौरमंडल के ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना, ये उपग्रह विहीन है। सबसे बड़ा ग्रह ध्यान रखिएगा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके पास गैनीमेड नामक सबसे बड़ा उपग्रह है। तो देखिए सबसे बड़ा उपग्रह भी सबसे बड़ा ग्रह का ही है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। लाल ग्रह, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो देखिए लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको, मंगल ग्रह को। क्यों कहा जाता है, तो आयरन ऑक्साइड की
और अधिकता के कारण। आयरन कैसा होता है तो थोड़ा ये रेड होता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बताइए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए ये काफी उपयुक्त होती है। आप देख लो, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास काली मिट्टी को ध्यान रखिएगा, और कपासी मिट्टी भी। निर्माण प्रक्रिया, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है और यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में पाई जाती है। तो देखिए निर्माण इसका कैसे होता है काली मिट्टी का, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, ध्यान रखिएगा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, तो दक्कन के पठार यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब देख लीजिए स्वतः स्वतः जुताई वाली मिट्टी, मतलब कि सूखने पर इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इसमें हवा आसानी से प्रवेश कर जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो देखिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है जिस कारण हवा अंदर जाती है तो इसकी उर्वरता जो है कि बढ़ती है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे बड़े हिस्से पर लगभग 43% हिस्से पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। ये कैसे बनती है जलोढ़ मिट्टी, तो नदियों द्वारा लाए गए गाद से बनती है। खादर और बांगर, ये क्या है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जो अधिक उपजाऊ होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर जो कम उपजाऊ होती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, खादर और बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो देखिए चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है, अधिक वर्षा और लीचिंग यानी कि निछालन वाले क्षेत्र में बनती है जो काजू और चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ध्यान रखिएगा लेटेराइट मिट्टी काजू और जो है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो देखो इसी मिट्टी के कारण जो है कि हम लोग सोचते हैं कि सेब उधर होता है कश्मीर में, तो ये चाय जो होता है असम में होता है, हम लोग के साइड क्यों नहीं होता है, तो देखो इसी के कारण नहीं होता है, हम लोग के पास कुछ और मिट्टी है, उधर कुछ और मिट्टी है। तो इन फसलों को जो फसलों को उगने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए ये उन्हीं मिट्टी पर उगता है। तो हम लोग जहां चाहें कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। उसका देख लीजिए लाल रंग का कारण, लाल मिट्टी का रंग फेरस ऑक्साइड यानी कि लोहे के अंश की उपस्थिति के कारण लाल होता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर, श्रीनगर और लेह, शिमला और तिब्बत, या चुंबी घाटी और सिक्किम। तो बताइए जोजिला दर्रा जो है ये किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा श्रीनगर और लेह हो जाएगा। श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है जो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह कश्मीर घाटी को लेह यानी कि लद्दाख से जोड़ता है। अब देखिए बनिहाल दर्रा, आइए अब सभी दर्रे जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी दर्रे में प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में, ध्यान रखिएगा। सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिल्ला, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिल्ला। उसका देखिए सतलुज, सतलुज नदी इसी दर्रे से
भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी इसी तरह से भारत में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा, सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार करने के लिए एक ऐतिहासिक सिल्क रोड का हिस्सा है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में, और यह भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक सिल्क रोड माना जाता है, यानी कि रेशम मार्ग माना जाता है। रेशम मार्ग का ये हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, हिस्सा। बोमडिल्ला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी किससे जोड़ता है? लहासा से जोड़ता है। पालघाट दर्रा, यह दक्षिण भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा दक्षिण भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहाँ? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित यह दर्रा मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड है, लिपुलेख उत्तराखंड। और यह दर्रा मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों द्वारा, मानसरोवर का जो यात्रा होता है ना, इसी दर्रे से होकर होता है, लिपुलेख दर्रा। तो ध्यान रखिएगा, जोजिला जो है जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिटकिल्ला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, पालघाट हो जाएगा ये तमिलनाडु, और उसके बाद लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। ये सभी दर्रे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, या बैकाल, या फिर टिटिकाका? और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील आप लोग ध्यान रखिएगा, बैकाल झील है। बैकाल, कालो के काल, बैकाल झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील, लगभग 1642 मीटर गहरी है। 1642 मीटर गहरी है। 1642 मीटर गहरी है। कहां पर स्थित है? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो देखिए बैकाल झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बैकाल झील है। सतह क्षेत्र के अनुसार ताजे पानी की झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील सतह के क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सतह की क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील, ध्यान रखिएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा। अगर आयतन के हिसाब से बोले तो बैकाल झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जिससे इसके विशाल आकार के कारण सागर कहा जाता है। इसके विशाल आकार के कारण इसको कैस्पियन सागर कहा जाता है। यह एक झील है, लेकिन देखिए यहाँ इसको क्या कहा जाता है? कैस्पियन सागर कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा है। अब देखिए, सबसे ऊंची नौगम्य झील दक्षिण अफ्रीका में स्थित टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है। टीटीकाका दुनिया की सबसे ऊंची झील, टीटीकाका दुनिया की सबसे ऊंची झील। सबसे निचली झील मृत सागर पृथ्वी की सतह पर सबसे निचली बिंदु और अत्यधिक लवणता वाली झील है। अत्यधिक लवणता और सबसे निचली झील कौन सी है? तो मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर सबसे अधिक लवणता वाली झील। मृत सागर सबसे अत्यधिक लवणता वाली झील। अफ्रीका का महान झील विक्टोरिया झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है, और यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से। और यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से नील नदी निकलती है, और यह कहां पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान घटित होती है? वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है? क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बताइए किसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। बादल का बनना, वर्षा का होना, तूफान आना, ये सभी क्षोभमंडल है। अब देख लीजिए,
क्षोमंडल वायु की सबसे निचली और घनी परत है। क्षोमंडल वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत है। धूल कण और जलवाष्प की उपस्थिति के कारण मौसम के सभी बदलाव इसी परत में होती है। धूल कण और जलवाष्प की उपस्थिति के कारण मौसम के सभी बदलाव इसी परत में होते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान। क्षोभमंडल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री कम हो जाता है। यहाँ पर लगभग 1 डिग्री, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री कम हो जाता है। इसे सामान्य हास्य दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्य हास्य दर। यानी कि क्षोभमंडल में अगर आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान वहां पर कम मिलेगा आपको। ओजोन परत। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को सोखती है। तो देखिए, समताप मंडल में पाई जाती है क्या? ओजोन परत। ओजोन परत क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ओजोन परत जो है कि सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है, जिससे कि त्वचा का कैंसर होता है। अगर डायरेक्ट ये किरणें पृथ्वी पर आए तो यहाँ पर के जीव को त्वचा का कैंसर हो जाएगा। तो इस जो है कि यूवी रे यानी कि परावैंगनी किरण को ये क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। उसके बाद देख लीजिए, हवाई जहाज के लिए उपयुक्त। समताप मंडल में बादल और मौसम की हलचल नहीं होती, इसलिए यह व्यवसायिक हवाई जहाजों को उड़ाने के लिए आदर्श परत है। तो देखिए, समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वो इलाका साफ होता है, तो वहां पर जो है कि हवाई जहाज उड़ाने में जो है कि अच्छा रहता है। तो समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त है। सबसे ठंडी परत। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जहां की 100 डिग्री जो है कि तापमान गिर जाता है। जहां के तापमान 100 डिग्री तक गिर जाता है। उल्का पिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 100 डिग्री जो है कि तापमान गिर जाती है और उल्का पिंड जो आती है, उल्का पिंड इसी मंडल में आकर क्या होती है? तो जलकर खत्म हो जाती है। ठीक ना? अगर वो उल्का पिंड डायरेक्ट पृथ्वी पर आए तो काफी क्षति पहुंचा सकती है। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और उल्का पिंड बहुत ज्यादा गर्म होती है, और क्या होता है? मध्यमंडल बहुत ज्यादा ठंडा है, तो ठंडा गर्म लड़ता है तो हो जाता है विस्फोट, और उल्का पिंड द एंड। रेडियो तरंगों का प्रवर्तन है। रेडियो तरंगों का प्रवर्तन। आयन मंडल ने चार्ज कण आयन मंडल में चार्ज कण होते हैं जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस परिवर्तित कर संचार प्रणाली को संभव बनाते हैं। तो देखिए, आयन मंडल में क्या होता है? तो चार्ज कण होता है। ठीक ना? चार्ज कण होता है जो क्या करता है? देखिए, जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं तो सिग्नल इधर से उधर फोन करता है, तो यही चार्ज कण करते हैं जो कि आयन मंडल में मौजूद होते हैं। ठीक ना? जितने भी टीवी सिग्नल है, ये फोन सिग्नल है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बाहरी परत, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को आपस में जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, या उत्तर सागर और बाल्टिक सागर? तो बताइए, स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक ना? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अब देख लीजिए, मिस्र में स्थित स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। इसका निर्माण ध्यान रखिएगा, 1869 में निर्माण, 1869 में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इस नहर के बनने से यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि अब जहाजों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। देखिए, इस नहर को बनने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितना कम हुई है? तो 7000 किलोमीटर। समझ सकते हो 7000 किलोमीटर कितना होता है। अब देखिए, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उत्तर व दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। अब देखिए, पनामा नहर पूछेगा तो ये किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। उत्तर व दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। किल नहर, यह जर्मनी में स्थित है। किल नहर जर्मनी में स्थित है और यह उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किल नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है।
पाक जल डमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है। यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यह किसको जोड़ती है? पाक जल डमरू। तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो क्या करती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। मलक्का जल संधि यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। मलाक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा क्या है? गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा क्या है? चक्रवाती पवन है, या दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तीव्र पछुआ पवन है, या उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, या ध्रुवीय ठंडी हवाएं? तो बताइए गरजती चालीसा और प्रचंड पचासा क्या है? गरजती चालीसा और प्रचंड पचासा क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तीव्र पछुआ पवने। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तीव्र पछुआ पवने जो है कि इसको क्या कहा जाता है? गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा कहा जाता है। अब देख लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में से अक्षांशों के बीच विशाल महासागर होने के कारण कोई अवरोध नहीं होता जिससे पछुआ पवन अत्यधिक तीव्र गति से चलती है और इन्हें गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा और चीखता साठा भी कहते हैं। तो देखिए इन हवा को क्या कहा जाता है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, इन सभी नामों से जाना जाता है क्योंकि ये काफी तेज में और काफी आवाज करती है जब ये चलती है। तो स्थानीय पवने क्या है? तो जो पवने वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है उन्हें अस्थायी या प्रचलित पवने कहा जाता है। जैसे कि व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय पवने, ये सभी क्या है? तो अस्थायी पवने हैं। देखिए व्यापारिक पवने, ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध में चलती है। तो देखिए व्यापारिक पवने कैसे चलती है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ क्या है कि ये बहती है और ये दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। फेरल के नियम क्या है? तो देखिए कोरियोलस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं होती है ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जब देखिए बोलेगा उत्तरी गोलार्ध तो हो जाएगा दाईं ओर, ठीक ना, और बोलेगा दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी मतलब कि हम लोग मेनली उत्तरी का मतलब समझते हैं बाईं और दक्षिणी का मतलब दाएं, ठीक ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहती है, तो उल्टा ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्थानीय पवन, दुनिया भर में कुछ खास मौसम में चलने वाली हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे भारत में गर्म हवा को लू कहते हैं और अल्पास पर्वत पर फौन कहा जाता है। देखिए दुनिया भर में कुछ खास मौसम में चलने वाली हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे कि भारत में गर्म हवा को लू और अल्पास पर्वत पर फौन कहा जाता है। भारत में गर्म हवा को लू और अल्पास पर्वत पर गर्म हवा को फौन कहा जाता है। अब देखिए चिनूक क्या है? तो रॉकी पर्वत अमेरिका पर चलने वाली इस गर्म हवा को हिमभक्षी भी कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ को पिघला देता है। चिनूक क्या है? तो यह एक गर्म हवा है जो जिसे कि हिमभक्षी यानी कि यह बर्फ को पिघला देती है और यह कहां पर चलती है? तो रॉकी पर्वत जो अमेरिका में है, रॉकी पर्वत अमेरिका में है। हरमटन सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर चलने वाली इस शुष्क हवा को डॉक्टर विंड यानी कि डॉक्टर हवा भी कहा जाता है क्योंकि यह उमस से राहत देती है। तो हरमटन क्या है? तो इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विंड पूछता है कि किसे कहा जाता है? तो हरमटन को। और यह सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर चलती है। सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर, सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर, सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर, हरमटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का
कि सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की प्रधानता के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। सुंदरबन डेल्टा के में किस वृक्ष की प्रधानता के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। चंदन, सुंदरी वृक्ष, शीशम, सागौन। तो नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए सुंदरबन जो नाम पड़ा है ये सुंदरी वन यानी सुंदरी वृक्ष के प्रधानता के कारण, सुंदरी वृक्ष के यहाँ पर जो है कि सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष, सुंदरी के वृक्ष जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। यानी कि यहाँ वहां पर सिर्फ सुंदरी वृक्ष ही पाया जाता है, उसी के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अब देख लीजिए सुंदर वन का नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्षों के कारण पड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी जानते होंगे सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला है। तो देखिए मैंग्रोव वन क्या है, तो ये पौधे खारे पानी और तटीय दलदली क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी जड़ें श्वसन के लिए जमीन से ऊपर निकली होती है, जिन्हें न्यूमैटोफोरस कहते हैं। तो देखिए जो ये सुंदरबन डेल्टा में जो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं ये कैसे वृक्ष हैं, तो मैंग्रोव वृक्ष हैं, यानी कि मैंग्रोव वन है। और ये कहाँ पर उगते हैं और कहाँ पर ये उपजते हैं, तो जहां पर जो है कि तटीय क्षेत्र हो, दलदली क्षेत्र हो और इनको खारा पानी चाहिए, ठीक ना। तो समुद्री इलाके में ये, जैसे कि ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, समुद्र के किनारे पर है, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो इसको उपजने के लिए क्या चाहिए, तो खारे पानी चाहिए, ठीक। रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य प्राकृतिक आवास है। तो देखिए जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यही रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तटीय सुरक्षा, मैंग्रोव वन चक्रवात और सुनामी के समय समुद्री लहरों की तीव्रता को कम करके तट की रक्षा करता है। तो देखिए मैंग्रोव वन क्या करता है, तो जो समुद्र में चक्रवात और सुनामी आता है तो उनकी लहर की तीव्रता को कम कर देता है, जिससे जो है कि तट की कटाव होने से बच जाता है, ठीक ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सदाबहार वन, भारत में उन क्षेत्रों में जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत, ठीक ना, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और यह भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले वन है जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देता है। पर्णपाती वन क्या है, तो इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है और यह भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले वन है जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो देखिए पतझड़ का जब मौसम आता है तो पर्णपाती वन क्या करते हैं, अपनी सभी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन वनों को क्या कहा जाता है, तो मौसमी वन भी मानसूनी वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार और महान निकोबार, उत्तर और भारत और श्रीलंका। तो बताइए क्या क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। अब देख लीजिए दक्कन पास हिंद महासागर में स्थित एक जल डमरू मध्य है। दक्कन पास क्या है, तो हिंद महासागर में स्थित एक जल डमरू मध्य है जो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के से अलग, जो दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है। क्या करता है, दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है। अब देखिए 10 डिग्री चैनल, यह छोटा अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, तो छोटा अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। छोटा अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, यह मुख्य लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप
समूह को मिनिकोय द्वीप से अलग करता है। अब देखिए 8 डिग्री चैनल, यह भारत के मिनिकोय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। तो ये सभी डिग्री चैनल आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछता है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य, उसके बाद 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। ग्रेट चैनल, यह भारत के महान निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। अब देखिए ग्रेट चैनल क्या करता है, तो भारत के महान निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु, देखिए इंदिरा पॉइंट महान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो 2004 की सुनामी से आंशिक रूप से डूब गया था। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो कहां पर स्थित है, तो निकोबार द्वीप में स्थित है। निकोबार द्वीप में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित यह खाड़ी अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है और आरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच, और पाक जल डमरू मध्य, वो भी भारत और श्रीलंका के बीच। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH4, NH1, NH44 और NH2। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा NH44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44। अब देख लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है, और यह उत्तर में श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। यह कहां से कहां तक, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कुल लंबाई, इस राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है, और यह भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। तो NH44 की कुल लंबाई कितना है, तो 3745 किलोमीटर है, और यह भारत के कुल 11 राज्यों से होकर गुजरता है। पुराना नाम, इसे पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो NH7, जिसे अन्य राजमार्गों को मिलाकर विस्तारित किया गया, और इसमें राजमार्ग को जोड़कर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो NH44। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH966B, और इसका पुराना नाम 47A है, और भारत के सबसे छोटे राजमार्गों में से एक है, जो केरल के कोची में वेलिंगटन द्वीप को जोड़ता है। केरल के कोची में वेलिंगटन द्वीप को जोड़ता है, वेलिंगटन द्वीप को। स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज भी ये राजमार्ग से ही संबंधित है। यह परियोजना भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ता है। तो जो देखिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये राजमार्गों का एक जो है कि आकार बनता है लगभग चतुर्भुजाकार, तो उसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, जो कि भारत के 4 मुख्य शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब देखिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है, और ये दोनों झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है कि सिलचर असम को जो है कि पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो झांसी में काटते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, दामोदर नदी, महानदी, सतलुज नदी या फिर भागीरथी नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, सबको पता होगा हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो सबसे लंबी बांध है
और ये कहाँ पर है, तो महानदी पर है। ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है और इसकी मुख्य लंबाई 4.8 किलोमीटर और कुल लंबाई मुख्य लंबाई 4.8 किलोमीटर और कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, 260 मीटर। भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो पंजाब और हिमालय की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। तो देखिए, सबसे लंबा बांध हीराकुंड, सबसे ऊंचा बांध ये भागीरथी नदी पर कौन सा है, टिहरी बांध, और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा बांध झील, भाखड़ा बांध की झील। इसी बांध के पीछे बनी विशाल कृत्रिम झील का नाम गोविंद सागर। देखिए, भाखड़ा नागल बांध के पीछे एक झील बना हुआ है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, ठीक ना। और यह एक कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील है। अब देख लीजिए, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो देखिए, भारत का पहली परियोजना पूछ लेगा, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना ये कब का है, तो 1948 का। और यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका की जो टेनेसी घाटी है उसी पर आधारित है। नागार्जुन सागर बांध, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना एक प्रसिद्ध बांध है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा, श्रीशैलम कृष्णा, अलमाटी कृष्णा। आधुनिक भारत के मंदिर, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहा था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा या फिर ब्राजील जलधारा। तो बताइए, सबसे ठंडी जलधारा कौन है, सबसे ठंडी जलधारा कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर जलधारा। सबसे ठंडी जलधारा इसमें से लेब्राडोर जलधारा, बाकी सभी गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशियो, ब्राजील, ये सभी गर्म जलधारा है। अब देख लीजिए, लेब्राडोर उत्तर अमेरिका महासागर में ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली क्या है, ठंडी जलधारा है। तो कहां से बहती है, तो ये ध्रुव से होकर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। गल्फ स्ट्रीम, यह अटलांटिक महासागर की एक तीव्र गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट से होकर बहती है और इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है क्योंकि यह यूरोप के तटीय तापमान को अनुकूल रखती है। तो गल्फ स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, तो यूरोप का कंबल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये अटलांटिक की तीव्र गर्म जलधारा है। अब देखिए, मत्स्य पालन केंद्र, जहां गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लेब्राडोर जलधारा आपस में मिलती है, कहां पर मिलती है, तो न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती है और वहां घना कोहरा छा जाता है और प्लैंकटन की अधिकता के कारण यह दुनिया का प्रसिद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र बनता है। तो देखिए, जहां पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है एक दूसरे से, वहां पर काफी मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। तो मछली पकड़ने के लिए यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। कहां पर है, तो न्यूफाउंडलैंड के पास है। प्रशांत महासागर का गर्म धारा, देखिए क्यूरोसियो जलधारा प्रशांत महासागर की एक मुख्य गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर की एक मुख्य गर्म जलधारा कौन सा है, तो क्यूरोसियो है, ध्यान रखिएगा क्यूरोसियो। और यह जापान की काली धारा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो जापान की काली धारा भी कहते हैं क्यूरोसियो जलधारा को। पेरुवियन या हेम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर की यह ठंडी धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है और इसका संबंध एल नीनो घटना से है। तो देखिए, जो एल नीनो घटना घटती है उसका संबंध किससे है, तो पेरुवियन यानी कि हेम्बोल्ट धारा से। प्रशांत सागर की यह ठंडी दक्षिण अमेरिका के
पश्चिम तट पर बहती है, अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जल धाराओं का कारण, महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन यानी कोरियोलिस बल, नियतवाही पवनें और समुद्र के तापमान व लवणता में अंतर शामिल है। तो देखिए जल धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो महासागरीय धाराओं में उत्पन्न होने के कारणों में पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, नियतवाही पवनें और समुद्र के तापमान व लवणता में अंतर, ये सभी जल धाराओं का बनने का कारण है। उसके बाद देख लीजिए गाइर क्या है, महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार पैटर्न बनाती है, जिसे गाइर कहा जाता है। ठीक ना। महासागरीय जो धाराएं होती है ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में जो है कि घूमती है। तो इसी कारण से एक वृत्ताकार पैटर्न बनता है जिसे गाइर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या या फिर मैक्सिको। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक ना। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें दक्षिण अमेरिका और इक्वाडोर, एशिया का इंडोनेशिया शामिल है, लेकिन मैक्सिको से यह नहीं गुजरती है। मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और यह भारत के बीचों बीच 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, वो तो ट्रिक आप सभी को पता होगा, मित्र पर गमछा झा, तो वही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और यह ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से गुजरती है। यह ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से गुजरती है। कौन? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश से होकर गुजरती है। तीनों रेखाओं वाला एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो देखिए अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, देखिए अफ्रीका की कांगो या जारे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के कांगो या जारे नदी जो है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, जो कि अफ्रीका में ही बहती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक ना, भारत की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भूमध्य रेखा कौन सा है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। झूम खेती या स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है इसे, को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? झूम या फिर पोंडू। झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम। ठीक ना, झूम खेती के नाम से वहां पर भी पूर्वोत्तर राज्यों में भी जाना जाता है। अब देख लीजिए, झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें जंगलों को साफ करके जला दिया जाता है और उस जमीन पर तब तक खेती की जाती है जब तक उसकी उर्वरता समाप्त ना हो जाए। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम, नागालैंड, मेघालय में इसे झूम ही कहते हैं। तो देखिए ये इसको क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है? तो जंगलों को काटकर वहां पर तब तक खेती किया जाता है जब तक कि उसका उपजाऊ शक्ति खत्म ना हो जाए। तो देखिए पोडू, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को पोडू कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस खेती को कहा जाता है तो पोडू कहा जाता है।
कुमारी। कुमारी कहाँ कहा जाता है? तो केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की खेती को कुमारी नाम से जाना जाता है। कुमारी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए, कुमारी नाम से। कहाँ पर? तो केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में, केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में कुमारी के नाम से जाना जाता है। वैश्विक नाम मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित खेती को मिल्पा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित खेती को मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित खेती को मिल्पा कहा जाता है। रोका। ब्राजील में इस कृषि पद्धति को रोका के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में क्या नाम से जाना जाता है? तो रोका। ब्राजील में रोका। लदांग। लदांग में मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में लदांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव। झूम खेती के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और मृदा अपरदन होता है, इसलिए सरकार इसे हतोत्साहित करती है। यानी कि ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें वनों की कटाई होती है। तो वनों की कटाई का मतलब कि पर्यावरण की क्षति, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में झूम स्थानांतरित कृषि को झूम खेती, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू, केरल में कुमारी, मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, छठा, सातवां या फिर दूसरा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान विश्व में कितने नंबर पे आता है? तो देखिए 7वें नंबर पे आता है, ठीक ना, 7वें नंबर पर। इससे 6 बड़े देश हैं, ठीक ना, भारत से 6 और बड़े देश हैं। जो सबसे बड़ा देश जो है कि रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इस दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4%, ध्यान रखिएगा। क्रम के अनुसार बड़े देश, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश क्रमशः रूस जो सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी भारत से 6 बड़े देश हैं। जनसंख्या दृष्टि से 2026 के वर्तमान परिदृश्य और हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, ठीक ना। अभी जो है कि अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार देख लीजिए। तो भारत की उत्तर इंदिरा कौल से दक्षिण कन्याकुमारी तक कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार देख लीजिए। तो पश्चिम के गुहार मोती गुजरात से पूर्व किबुती अरुणाचल प्रदेश तक कुल चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल से लेकर कहां तक? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को लिया गया है, जो मिर्जापुर यूपी से गुजरती है, और यहाँ IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा आगे है, ध्यान 5.5 घंटा। तो देखिए 82.5 डिग्री जो देशांतर है, उसी को जो है कि भारत का समय रेखा, मानक समय रेखा माना जाता है, ठीक है, मानक समय रेखा माना जाता है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय यानी कि GMT जो है, ये उससे जो भारत का मानक समय रेखा है 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा। समय रेखा कितने राज्यों से? देखिए भारत का जो समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है, भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ हमेशा समान यानी कि 12 घंटे की होती है? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि हमेशा समान, ठीक है, यहाँ पर कभी भी दिन और रात में कोई डिफरेंस नहीं आता है। कहाँ पर? ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर आर्कटिक वृत्त पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर।
भूमध्य रेखा पर जो दिन रात की अवधि होती है 12-12 घंटा होती है पूरे साल। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती है। यह और यहाँ पृथ्वी के घूर्णन का वृत्त हमेशा प्रकाश वृत्त के बराबर भागों में बढ़ता है, जिससे दिन और रात हमेशा 12 घंटों के होते हैं। घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने देर में घूमता है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, और जिसके कारण दिन और रात होता है। ध्यान रखिएगा। परिक्रमण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर 365 और 1/4 दिनों में चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य के कितने दिनों में चक्कर लगाती है? तो लगभग 365 दिन। और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? तो ये पृथ्वी जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसी के कारण जो है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, और इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। देखिए 21 मार्च और 23 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क संक्रांति क्या है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। देखिए कर्क संक्रांति क्या है? तो 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो उसके बाद मकर संक्रांति क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर स्थिति पृथ्वी के झुकाव के कारण ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। देखिए पृथ्वी के झुकाव के कारण ध्रुवों पर लगातार 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। देख लो, ये तो अजब ही सीन है। जो पृथ्वी का ध्रुव है वहां पर क्या होता है? 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिर न्यूजीलैंड? बताइए किसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक ना, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अब देखिए जापान दुनिया के सुदूर पूर्व में स्थित है, जिसके कारण वहां सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। जापानी भाषा में देश का नाम निप्पॉन है, जिसका अर्थ सूर्य का स्रोत होता है। ठीक है, जापानी भाषा में जापान के नाम क्या है? तो निप्पॉन है, इसका अर्थ सूर्य का स्रोत होता है। और जापान जो है कि सबसे पूर्वी पृथ्वी के सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण सूर्य सबसे पहले जापान में ही दिखता है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश यानी कि यहाँ पर आधी रात को सूर्य उगा रहता है, इसलिए इसको अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। क्योंकि उच्च अक्षांश यानी कि आर्कटिक वृत्त के अंदर पर होने के कारण यहाँ मई से जुलाई के बीच रात में ही सूर्य दिखाई देता है। कंगारुओं की भूमि, अब देखिए कंगारुओं की भूमि, जैसे उपनाम यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन उपनाम से, जैसे उगता हुआ सूरज किस देश को कहा जाता है, वैसे ही कंगारुओं की भूमि किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को इसके अनूठे जीव के कारण कंगारुओं की भूमि या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक ना, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और विशाल मरुस्थल भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि
फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राकृतिक झीलें हैं। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को भौगोलिक अवस्थिति और पुराने समय के संदर्भ में डूबते सूर्य का देश कहा जाता था। ब्रिटेन को क्या कहा जाता था? तो डूबते सूरज का देश कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत की प्रसिद्ध सैंडवुड यानी कि चंदन की लकड़ी का राज्य किसे कहा जाता है? चंदन की लकड़ी का राज्य किसे कहा जाता है जहां देश की अधिकांश चंदन पाया जाता है? तो सबसे अधिक चंदन की लकड़ी किस देश में किस राज्य में पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक ना, कर्नाटक को जो है कि चंदन की लकड़ी का राज्य कहा जाता है। अब देख लीजिए, कर्नाटक भारत में चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के जंगलों में उच्च गुणवत्ता वाले चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है और यहाँ पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चंदन की लकड़ी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ध्यान रखिएगा, चंदन के वृक्ष कैसे हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो कम और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, कम और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। अब देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक केवल चंदन का ही नहीं बल्कि भारत में कॉफी और रेशम सिल्क के उत्पादन में पहले स्थान पर है। देखिए, कर्नाटक चंदन की लकड़ी में भी 1 नंबर पे है, कॉफी उत्पादन में भी 1 नंबर पे है और रेशम उत्पादन में भी 1 नंबर पे है। बांस का जंगल, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जिसे हारा सोना भी कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है? हारा सोना कहा जाता है। मसालों का बगीचा, केरल को पारंपरिक रूप से मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची और रबड़ की भारी मात्रा में उत्पादन होता है। मसालों की बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को, मसालों की बगीचा केरल को। चाय का गढ़, असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जबकि पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपनी सुगंधित चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए, असम जो है चाय उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहां पर की चाय जो होता है ना वो सुगंध के लिए फेमस है। तंबाकू उत्पादन, आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। केसर का उत्पादन, भारत में एकमात्र जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जहां जफरान यानी कि केसर की खेती केरवा मिट्टी में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो केसर की खेती जो है कि एकमात्र जम्मू कश्मीर में किया जाता है भारत में, और ये केरवा मिट्टी पर, ध्यान रखिएगा, केरवा मिट्टी पर इसकी खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सेकंड लास्ट ये क्वेश्चन है हम लोग का, भारत का सबसे पुरानी और पहली जल विद्युत परियोजना सिद्रापोंग कहाँ स्थापित की गई थी? भारत का सबसे पुरानी और पहली जल विद्युत परियोजना सिद्रापोंग कहाँ स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम कर्नाटक, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल या भाखड़ा पंजाब? तो बताइए, ये भारत का सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जिसका नाम सिद्रापोंग है, ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। अब देख लीजिए, भारत और एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना सिद्रापोंग थी जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? सिद्रापोंग, और इसकी स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 कर्नाटक में भारत की दूसरी सबसे पुरानी और पहली व्यवसायिक योजना थी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र का तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इसका स्थापना 1969 में। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित भारत का पहला परमाणु बिजली घर है। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु का कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसे रूस के सहयोग से बनाया गया है। जिसे किसके सहयोग से बनाया गया है? तो रूस के सहयोग से। परंपरागत बनाम गैर परंपरागत, परंपरागत बनाम गैर परंपरागत, ये क्या है? देखिए,
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये पारंपरिक ऊर्जा है, पारंपरिक ऊर्जा है, जबकि सौर, पवन, जल विद्युत गैर पारंपरिक हैं, यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा कहलाते हैं। यानी देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक गैस, ये खत्म हो जाने के बाद इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता, ठीक ना। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी जो है कि कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, ठीक ना। इसलिए इसे अनवीकरणीय कहा जाता है, ठीक ना, अनवीकरणीय। और उसको क्या कहा जाता है, नवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को नवीकरणीय कहा जाता है। उसका देख लीजिए सौर, सौर ऊर्जा में अग्रणी, सौर ऊर्जा में अग्रणी, भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन और स्थापित क्षमता में राजस्थान राज्य वर्तमान में सबसे आगे है। सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान है। पवन ऊर्जा में अग्रणी, भारत के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति तेज होने के कारण तमिलनाडु पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश भर में शीर्ष पर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 1975 में स्थापित, यह भारत का सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, जो देश के अधिकांश हिस्सों में कोयला आधारित बिजली बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी क्या है, तो इसका स्थापना हुआ था 1975 में, और यह कोयला से उत्पादित करने वाली, कोयला से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है, ठीक ना, जो देश के अधिकांश हिस्सों में कोयला से बिजली का उत्पादन करती है। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन है, तो राजस्थान। पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन है, तो ये है क्या बोलते हैं, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को उसके जैविक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत की किस नदी को उसके जैविक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यमुना, साबरमती नदी, दामोदर नदी या फिर गोमती नदी। बताइए किस नदी को उसके जैविक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को उसके जैविक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी है कि आसपास भारी उद्योगों और कोयले खदानों के कारण यह इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते। इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, ठीक ना। देखिए दामोदर नदी जो है इसके आसपास बहुत ही उद्योग और कोयला के खदान है, जिस कारण ये नदी जो है क्या हो गई है, काफी ही प्रदूषित हो गई है, जिस कारण जलीय जीव इस नदी में जीवित नहीं रहते हैं, और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जैविक मरुस्थल। यमुना का प्रदूषण, दिल्ली और आगरा के औद्योगिक कचरे के कारण यमुना नदी भी अत्यधिक प्रदूषित है और गर्मियों में इसके ऊपर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, यमुना नदी भी प्रदूषण के मामले में अभी चर्चे में हमेशा रहती है कि यमुना नदी को साफ कौन करवाएगा, यमुना नदी को साफ कौन कराएगा, यही जो है कि चुनाव में मुद्दा रहता है। दूसरा देखिए साबर नदी की स्थिति, गुजरात के अहमदाबाद शहर से गुजरने वाली साबरमती नदी को भी भारत के सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में गिना जाता है। तो देख लीजिए भारत की नदियों का ये हाल है, ठीक ना। तो भारत के जो है कि वातावरण, नदी, सभी चीज प्रदूषित, इस पर जो है कि सरकार की बिल्कुल बस कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, और वो स्वच्छ भारत मिशन पता नहीं कहाँ है, दिखता ही नहीं है उनको कहीं पर, ठीक। नदी प्रदूषित, हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, सभी चीज प्रदूषित ही है। तो वो स्वच्छ भारत मिशन कहाँ पर है, हमको लग रहा है घर में है, किसी किसी के घर में होगा, नेताओं के घर में होगा स्वच्छ भारत मिशन। वो लोग अपने बंगलों में रहते हैं, देखते होंगे कितना बड़ा बड़ा बंगला मिलता है और साफ सुथरा वहां पर रहता है। तो भारत स्वच्छ मिशन बस उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी देश के लिए नहीं। सब मरो डूबो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। नमामि गंगे योजना, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और इसके पुनर्द्वार के लिए भारत सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत संरक्षण मिशन शुरू किया था, ठीक है। देखिए जून 2014 में नमामि गंगे एक मिशन शुरू हुआ था गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग।
गोमती नदी का संकट, लखनऊ और जौनपुर जैसे शहरों के सीवेज में के सीधे गिरने के कारण गोमती नदी का ऑक्सीजन स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है। रहने दो भाई, सभी नदियों का वही है। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए बीओडी टेस्ट, यही जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट किया जाता है। यदि पानी में बीओडी का मान अधिक है तो इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। मछलियों का काल, नदियों को कारखाने का गर्म पानी और रासायनिक अपशिष्ट गिरने से पानी का तापमान बढ़ता है और घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे मछलियां मर जाती है। राष्ट्रीय नदी, भारत सरकार ने पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित हुआ था? तो गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी 25 क्वेश्चन हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में और 25, टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। और भी पिछले जो पॉलिटी और हिस्ट्री का वीडियो है उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, और हमारे चैनल के माध्यम से जीके जीएस के लिए बहुत ही चीजें करवाई गई है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको उससे फायदा होता है तो आप उसको देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक, ताकि हमारी मेहनत का कुछ रिजल्ट मिले, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।